एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन डॉट सोल्यूशन। आज हम पढ़ने वाले हैं इतिहास का लेसन 1, जो कि हमारा है यूरोप में राष्ट्रवाद। स्टूडेंट्स, रोज की भांति आज भी हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं इतिहास का चैप्टर 1 का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स, चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, यंग यूरोप की स्थापना किसने किया था? यंग यूरोप की स्थापना किसने किया था? ऑप्शन ए काबूर ने, ऑप्शन बी मेजनी ने, ऑप्शन सी बिस्मार्क ने और ऑप्शन डी गैरिबाल्डी ने। तो हमारा राइट आंसर क्या निकल के आएगा? तो एक का हमारा राइट आंसर निकल के आएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात मेजनी ने। तो यंग यूरोप की स्थापना किसने किया था? मेजनी ने किया था। चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं, यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई थी? यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में अर्थात कह रहे हैं किसकी हार हुई थी? ऑप्शन ए रूस की, ऑप्शन बी तुर्की की, ऑप्शन सी यूनान की और ऑप्शन डी फ्रांस की। तो हमारा राइट आंसर निकल के क्या आएगा? वो हमारा होगा 2 का राइट हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात किसकी हार हुई थी? तुर्की की। यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई थी? तुर्की की पराजय हुई थी। चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में है, गैरिबाल्डी पेशे से क्या थे? गैरिबाल्डी पेशे से क्या थे? ऑप्शन ए हमारा है सिपाही, ऑप्शन बी किसान, ऑप्शन सी जमींदार और ऑप्शन डी नाविक। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात क्या वो थे? नाविक थे। तो गैरिबाल्डी पेशे से क्या थे? वो एक नाविक थे। चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, काउंट काबूर को विक्टर इमैनुएल ने किस पद पर नियुक्ति किया था? पूरा क्वेश्चन को रिपीट कर रहे हैं, काउंट काबूर को विक्टर इमैनुएल ने किस पद पर नियुक्त किया था? ऑप्शन ए सेनापति, ऑप्शन बी फ्रांस में राजदूत, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री और ऑप्शन डी गृह मंत्री। तो 4 का राइट आंसर क्या होगा? 4 का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सी के पद पे थे? वो थे ऑप्शन नंबर सी, अर्थात प्रधानमंत्री के। काउंट काबूर को विक्टर इमैनुएल ने प्रधानमंत्री पद पे क्या किया था? नियुक्त किया था। चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, रक्त एवं लोह की नीति का अवलंबन किसने किया था? क्वेश्चन को हम पुनः रिपीट कर रहे हैं, रक्त एवं लोह की नीति का अवलंबन किसने किया था? ऑप्शन ए मेजनी ने, ऑप्शन बी हिटलर, ऑप्शन सी बिस्मार्क और ऑप्शन डी विलियम फर्स्ट ने। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या है? बिस्मार्क ने। तो रक्त एवं लोह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो बिस्मार्क ने किया था। चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है, वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस शासक वंश की पुनः स्थापना की गई थी? क्वेश्चन को पुनः रिपीट कर रहे हैं, वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस शासक वंश की पुनः स्थापना की गई थी? ऑप्शन ए हैब्सबर्ग, ऑप्शन बी आलिया, ऑप्शन सी बुर्बो वंश और ऑप्शन डी क्या करें? ऑप्शन डी हमारा है जारहशाही। ऑप्शन सी क्या है? जारहशाही। डी ऑप्शन डी क्या है? जारहशाही। तो हमारा राइट बाबू आंसर क्या निकल के आएगा? वो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी होगा, जो कि हमारा क्या है? बुर्बो वंश है। वियना कांग्रेस के द्वारा
फ्रांस में किस शासक वंश की पुनः स्थापना की गई थी? वो थे पूर्वो वंश की। चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? ऑप्शन ए लुई 18वां, ऑप्शन बी नेपोलियन बोनापार्ट, ऑप्शन सी नेपोलियन थर्ड, और ऑप्शन डी क्या कह रहा है? बिस्मार्क। तो 7 का आंसर हमारा क्या सही होगा? तो 7 का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात नेपोलियन बोनापार्ट। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है मारी आन किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक था? मारी आन किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक था? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी इटली और ऑप्शन डी जर्मनी। तो राइट आंसर क्या होगा? 8 का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि हमारा क्या है? फ्रांस है। 8 का हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, जो कि हमारा फ्रांस है। चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? ऑप्शन ए निरंकुश राजतंत्र, ऑप्शन बी संघीय शासन व्यवस्था, ऑप्शन सी गणराज्य और ऑप्शन डी संवैधानिक राजतंत्र। तो 9 का हमारा राइट आंसर क्या होगा? 9 का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 9 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, जो कि क्या है? निरंकुश राजतंत्र है। क्या है? निरंकुश राजतंत्र। तो हमारा 9 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा? निरंकुश राजतंत्र। 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में निरंकुश राजतंत्र का शासन स्थापित हुआ। चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था? एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा है 1688 में, ऑप्शन बी 1707 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1788 ईस्वी में और ऑप्शन डी 1807 ईस्वी में। तो 10 का राइट आंसर क्या होगा? 10 का जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, अर्थात क्या है ऑप्शन नंबर ए में? वो है 1688। तो एक्ट ऑफ यूनियन 1688 ईस्वी में पारित हुआ था। चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 है सेडाओ के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? बोल रहे हैं सेडाओ के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? ऑप्शन ए पर्सा की, ऑप्शन बी सार्डिनिया की, ऑप्शन सी ऑस्ट्रिया की और ऑप्शन डी नेपुल्स की। तो हमारा 11 का राइट आंसर क्या होगा? 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि हमारा क्या है? ऑस्ट्रिया है। तो सेडान के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? ऑस्ट्रिया की पराजय हुई। चलिए जो भी स्टूडेंट्स नए आज जुड़े हुए हैं तो हमारे चैनल को वो सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो आप इस वीडियो को अपने दोस्त के भी पास शेयर करें। चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहे हैं किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? ऑप्शन ए क्रीमिया का युद्ध, ऑप्शन बी सेडाओ का युद्ध,
ऑप्शन सी पर्सा डेनमार्क युद्ध और ऑप्शन डी सीडान का युद्ध। तो हमारा 12 का राइट आंसर क्या होगा? 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। देखिए बाबू, सीडान का युद्ध के बाद से ही जर्मनी का एकीकरण क्या हुआ था? पूरा हुआ था। सीडान के युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण का क्या हुआ था? पूरा हुआ था। चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 13 हमारा है, नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की? नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की? ऑप्शन ए ट्रांसपेडेन संघ, ऑप्शन बी सिसेलपाइन संघ, ऑप्शन बी क्या है? सिसेलपाइन संघ, ऑप्शन सी है राइन संघ और ऑप्शन डी इनमें से किसी की नहीं। तो हमारा 13 का राइट आंसर क्या होगा? 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात क्या है? राइन संघ। तो नेपोलियन ने जर्मनी में राइन संघ की स्थापना की थी। कौन से संघ की? राइन संघ की। चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 14 हमारा है, जॉलवेराइन की स्थापना किस राज्य ने की? जॉलवेराइन की स्थापना किस राज्य ने की? तो ऑप्शन ए पर्सा, ऑप्शन बी ऑस्ट्रिया, ऑप्शन सी सार्डिनिया और ऑप्शन डी क्या है? फ्रांस है। तो 14 का राइट आंसर क्या होगा? 14 का राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि हमारा क्या है? फ्रांस है। क्या है? सॉरी, क्या है? ऑप्शन नंबर ए प्रसा है। तो जॉलवेराइन की स्थापना किस राज्य ने की थी? तो प्रसा ने की थी। किसने की थी? प्रसा ने की थी। चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा है, हंगरी की भाषा क्या थी? हंगरी की भाषा क्या थी? ऑप्शन ए इतालवी, ऑप्शन बी मैग्यार, ऑप्शन सी पोलिश और ऑप्शन डी फ्रेंच। तो 15 का राइट आंसर क्या होगा? 15 का राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि हमारा क्या है? मैग्यार है। क्या है? मैग्यार है। तो हंगरी की भाषा क्या थी? मैग्यार थी। हंगरी की भाषा क्या थी? मैग्यार थी। चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 16 हमारा है, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? ऑप्शन ए लुई 18वां, ऑप्शन बी नेपोलियन बोनापार्ट, ऑप्शन सी नेपोलियन थर्ड और ऑप्शन डी क्या है? बिस्मार्क है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? 16 का जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि कौन है? नेपोलियन बोनापार्ट जी हैं। तो जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा है, यूरोप में राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति कब हुई? पुनः क्वेश्चन को रिपीट करें, यूरोप में राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति कब हुई? ऑप्शन ए 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के साथ, ऑप्शन बी है 1830 की फ्रांसीसी क्रांति के बाद, ऑप्शन सी है 1848 की फ्रांसीसी क्रांति के बाद और ऑप्शन डी क्या है? इनमें से कोई नहीं। तो 17 का राइट आंसर क्या होगा? 17 का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, जो कि हमारा क्या है बाबू? वो है 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के बाद ही क्या हुआ था? यूरोप में राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति हुई थी। चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता? यूरोप का मरीज किसे कहा जाता? प्रसा को, ऑप्शन बी ऑस्ट्रिया को, ऑप्शन सी तुर्की को और ऑप्शन डी किसको? ब्रिटेन को। तो 18 का राइट आंसर क्या होगा? 18 का हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि क्या है? तुर्की है। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तुर्की को कहा जाता है।
चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा है, मेटरनिक का पतन किस वर्ष हुआ? मेटरनिक का पतन किस वर्ष हुआ? ऑप्शन ए मार्च 1848 ईस्वी, ऑप्शन बी अप्रैल 1848 ईस्वी में, और ऑप्शन सी मई 1848 ईस्वी में, और ऑप्शन डी क्या है, जून 1848 ईस्वी। राइट आंसर क्या होगा 19 का? 19 का जो राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। मेटरनिक का पतन किस वर्ष हुआ था? तो मेटरनिक का पतन मई 1848 ईस्वी में हुआ था। चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा है, फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? क्वेश्चन को पुनः रिपीट करें, फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए आलिया वंश, ऑप्शन बी बुर्बो वंश, ऑप्शन सी हैब्सबर्ग, और ऑप्शन डी क्या है, जार शाही। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? हमारा जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, जो कि हमारा क्या है, बुर्बो वंश है। फ्रांस में बुर्बो वंश की पुनः स्थापना किसने किया था? वियना कांग्रेस द्वारा किया गया था। चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 21 क्या है हमारा, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्नलिखित में से कौन सा देश था? क्वेश्चन को पुनः रिपीट करें, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्नलिखित में से कौन सा देश था? कौन सा देश था, यानी ऑप्शन के अकॉर्डिंग पूछ रहे कौन सा देश था। तो वो ऑप्शन नंबर ए कह रहे हैं, ऑप्शन नंबर क्या कह रहे हैं, ए कह रहे हैं परसा, ऑप्शन ए क्या करें, परसा, और ऑप्शन सी क्या करें, बी छूट गया, सॉरी गलती से। चलिए ऑप्शन सी क्या करें, ऑस्ट्रिया, और ऑप्शन डी क्या करें, इंग्लैंड। जो 21 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, जो कि क्या है, ऑस्ट्रिया है। क्या है? ऑस्ट्रिया है। चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 22 क्या है हमारा, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? पुनः क्वेश्चन को रिपीट कर रहे हैं, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? ऑप्शन ए लाल सेना, ऑप्शन बी चेका, ऑप्शन सी लाल कुर्ती, और ऑप्शन डी कार्बोनरी। तो 22 का राइट आंसर क्या होगा? 22 का जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा कार्बोनरी, अर्थात ऑप्शन नंबर डी। तो मेजनी का संबंध किस संगठन से था? कार्बोनरी से था। चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 है, जाल बेरिन एक संस्था थी। तो जाल बेरिन एक संस्था थी, किसकी थी? ऑप्शन ए व्यापारियों की, ऑप्शन बी क्रांतिकारियों की, ऑप्शन सी बुद्धिजीवियों की, और ऑप्शन डी सामंतों की। तो पुनः हम क्वेश्चन को रिपीट करें, जाल बेरिन एक क्या थी? संस्था थी। जाल बेरिन एक संस्था थी, किसकी? व्यापारी की, ऑप्शन बी क्रांतिकारियों की, ऑप्शन सी बुद्धिजीवियों की, और ऑप्शन डी सामंतों की। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? 23 का जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, जो कि हमारा क्या है, व्यापारियों की। जाल बेरिन एक संस्था किसकी थी? व्यापारियों की थी। चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 हमारा है, 1829 की एड्रियानोपुल की संधि किस देश के द्वारा हुआ था? यानी कि पुनः हम क्वेश्चन को रिपीट कर रहे हैं कि 1829 की एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई थी? 1829 की एड्रियानोपुल की संधि किस देश से के साथ हुई थी? ऑप्शन ए हंगरी, ऑप्शन बी तुर्की, ऑप्शन सी यूनान, और ऑप्शन डी क्या है, पोलैंड है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? 24 का जो राइट आंसर होगा हमारा वो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, जो कि हमारा क्या है, तुर्की है। चलिए 1829 की एड्रियानोपुल की संधि
तुर्की देश के साथ हुई थी। अगर हमारे चैनल पे कोई स्टूडेंट अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो हमारी अच्छी लग रही हो तो अपने दोस्त के भी पास शेयर करें, क्योंकि आने वाले 2024 के एग्जाम में आप सभी के लिए ये सारे के सारे क्वेश्चन मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव है। चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 25 हमारा है, काउंट काबूर को विक्टर इमैनुएल ने किस पद पर नियुक्त किया था। क्वेश्चन पुनः रिपीट आ गया है, चलिए पुनः फिर से जान लेते हैं। काउंट काबूर को विक्टर इमैनुएल ने किस पद पर नियुक्त किया था। ऑप्शन ए गृह मंत्री, ऑप्शन बी सेनापति, ऑप्शन सी फ्रांस का राजदूत, और ऑप्शन डी क्या है, प्रधानमंत्री है। तो आप सबको पता ही होगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, जो कि क्या है, प्रधानमंत्री है। तो काउंट काबूर को विक्टर इमैनुएल ने प्रधानमंत्री पद पर क्या किया था, नियुक्त किया था। चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 26 हमारा है, गैरीबाल्डी पेशे से क्या थे। ये भी क्वेश्चन पुनः रिपीट हो रहा है। गैरीबाल्डी पेशे से क्या थे। ऑप्शन ए कह रहे हैं नाविक था, ऑप्शन बी किसान था, ऑप्शन सी सैनिक था, और ऑप्शन डी दार्शनिक था। तो आप सबको पता ही होगा कि गैरीबाल्डी पेशे से क्या थे, वो एक नाविक थे। क्या थे, नाविक थे। नाविक किसको कहते हैं पता है, नाविक उसको कहते हैं जो नाव चलाते हैं। चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 हमारा है, इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत है। क्वेश्चन का हम पुनः रिपीट कर रहे हैं, इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा है दक्षिणी अमेरिका, ऑप्शन बी यूरोप, और ऑप्शन सी उत्तरी अमेरिका, और ऑप्शन डी क्या है, पश्चिमी एशिया। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, हमारा राइट आंसर होगा 27 का ऑप्शन नंबर बी, जो कि क्या है, यूरोप है। क्या है जी, यूरोप है। तो इटली एवं जर्मनी वर्तमान में यूरोप महादेश के अंतर्गत हैं। चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ा रहे हैं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 28 हमारा है, रक्त एवं लोह की नीति का अवलंबन किसने किया था। रक्त एवं लोह की नीति का अवलंबन किसने किया था। तो ऑप्शन ए है हिटलर ने, ऑप्शन बी विलियम प्रथम, और ऑप्शन सी बिस्मार्क, और ऑप्शन डी हमारा क्या है, एक मेजनी है। क्या है, मेजनी है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, 28 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा, जो कि हमारा क्या है, बिस्मार्क जी हैं। कौन है, बिस्मार्क जी। तो रक्त एवं लोह की नीति का अवलंबन किसने किया था, बिस्मार्क ने किया था। चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 29 हमारा करें, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा। ऑप्शन ए तुर्की, ऑप्शन बी इंग्लैंड, ऑप्शन सी जर्मनी, और ऑप्शन डी क्या है, यूनान है। तो 29 का राइट आंसर क्या होगा, 29 का जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा, जो कि हमारा क्या है, यूनान। तो यूरोप वासी के लिए यूनान देश का साहित्य एवं ज्ञान क्या हुआ था, प्रेरणा स्रोत रहा। चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। तो क्वेश्चन नंबर 30 हमारा है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुआ था। ऑप्शन ए 1871 ईस्वी, ऑप्शन बी 1870, ऑप्शन सी 1866, और ऑप्शन डी क्या है, 1864। तो फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुआ था, इसका जो राइट आंसर निकल के आएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात वो क्या होंगे, 1871 ईस्वी। तो फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी, वो हुआ था 1871 ईस्वी। क्या हुआ था,
1871 ईस्वी में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। 31 में है, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? ऑप्शन ए प्रसा डेनमार्क युद्ध, सीडन का युद्ध, सेडाओ का युद्ध, और ऑप्शन डी क्या है? क्रीमिया का युद्ध। तो 31 का जो राइट हमारा आंसर निकल के आएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि क्या है? सीडन के युद्ध। तो सीडन युद्ध के बाद जर्मनी का क्या हुआ था? एकीकरण हुआ था। तो सीडन युद्ध के बाद क्या चीज का एकीकरण हुआ था? जर्मनी का। चलिए चलते हैं ऑप्शन नंबर 31 की ओर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। क्वेश्चन नंबर 32 हमारा है, यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन ए है काबूर ने, ऑप्शन बी बिस्मार्क ने, ऑप्शन सी मेजनी ने, और ऑप्शन डी क्या है? गैरीबाल्डी ने। तो 32 का राइट जो आंसर निकल के हमारा आएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि कौन है? मेजनी है। यंग यूरोप की स्थापना किसने किया था? मेजनी ने किया था। चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। क्वेश्चन नंबर 33 हमारा क्या है कि यंग इटली की स्थापना किसने किया था? यंग इटली की स्थापना किसने किया था? ऑप्शन ए गैरीबाल्डी ने, ऑप्शन बी मेजनी ने, ऑप्शन सी बिस्मार्क ने, और ऑप्शन डी काबूर ने। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो 33 का जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, जो कि कौन है? मेजनी है। तो यंग इटली की स्थापना किसने किया था? मेजनी ने किया था। चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 34 हमारा है, सीडान का युद्ध कब हुआ था? सीडान का युद्ध कब हुआ था? अर्थात पूछ रहे सीडान का युद्ध कितने ईस्वी में हुआ था? ऑप्शन ए 1867 ईस्वी, ऑप्शन बी 1868 ईस्वी, ऑप्शन सी 1870 ईस्वी, और ऑप्शन डी क्या है? 1871 ईस्वी। तो 34 का राइट आंसर क्या होगा? 34 का जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा, जो कि क्या है? 1870। तो सीडन का युद्ध कब हुआ था? 1870 ईस्वी में हुआ था। चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 हमारा है, सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? सन 1870 ईस्वी में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए सेडन, ऑप्शन बी सेडाओ, और ऑप्शन सी क्या है? साइडाइन, और ऑप्शन डी क्या है? फ्रैंकफर्ट। तो 35 का राइट आंसर क्या होगा? 35 का जो राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, जो कि क्या है? सेडान है। तो सन 1870 ईस्वी में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? सेडान में हुआ था। चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। क्वेश्चन नंबर 36 हमारा है, वियना सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? वियना सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए 1815 ईस्वी, ऑप्शन बी 1820 ईस्वी, ऑप्शन सी 1825 ईस्वी, और ऑप्शन डी क्या है? 1830 ईस्वी। तो वियना सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? इसका राइट आंसर क्या होगा? होगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि क्या है? 1815 ईस्वी। वियना सम्मेलन 1815 ईस्वी में हुआ था। चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। क्वेश्चन नंबर 37 हमारा है, वियना किस देश की राजधानी है? वियना किस देश की राजधानी है? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी इंग्लैंड, और ऑप्शन सी ऑस्ट्रिया, और ऑप्शन डी क्या है? रूस है। तो राइट आंसर क्या होगा? 37 का जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा, अर्थात क्या है? ऑस्ट्रिया है। तो वियना किस देश की राजधानी है? ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है? वियना है। चलिए वियना किस देश की राजधानी है? ऑस्ट्रिया की। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। क्वेश्चन नंबर 38 हमारा है, क्रीमिया का युद्ध किस वर्ष हुआ था? क्रीमिया का युद्ध किस वर्ष हुआ था? क्वेश्चन को पुनः रिपीट कर रहे हैं, क्रीमिया का युद्ध किस वर्ष हुआ? ऑप्शन ए 1854, ऑप्शन बी 1855,
ऑप्शन सी 1856 और ऑप्शन डी क्या है 1860 ईस्वी। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा 38 का जो राइट आंसर होगा हमारा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि हमारा क्या है 1854 ईस्वी। तो क्रीमिया का युद्ध किस वर्ष हुआ था 1854 ईस्वी में हुआ था। स्टूडेंट्स चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 39 हमारा है राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है। राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है। ऑप्शन ए पुनर्जागरण, ऑप्शन बी धर्म सुधार आंदोलन, ऑप्शन सी गौरवपूर्ण क्रांति और ऑप्शन डी क्या है फ्रांस की क्रांति। तो 39 का जो राइट आंसर होगा वो हमारा क्या होंगे बाबू ऑप्शन नंबर डी, जो कि हमारा क्या है फ्रांस की क्रांति। तो राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म फ्रांस की क्रांति घटना से माना जाता है। चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 40 हमारा है नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई। ऑप्शन ए 1789 में, ऑप्शन बी 1791 में, ऑप्शन सी 1801 में और ऑप्शन डी क्या है 1804 ईस्वी में। 40 का हमारा राइट आंसर क्या होगा बाबू वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। 40 का राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि हमारा क्या है 1804 ईस्वी। तो सभी स्टूडेंट्स हर एक क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में देते जाएं, इसी से आपको जो है याददाश्त आपकी तेज होते जाएगी। अगर आप कमेंट में अपना आंसर देते जाएंगे तो उससे ये होगा कि आपका जितना भी सवाल का जवाब है वो रिवीजन होता जाएगा। तो इसीलिए कहा भी गया है कि रिवीजन में ही क्या है बाबू डिवीजन है, रिवीजन में ही क्या छिपा हुआ होता है डिवीजन होता है। इसीलिए आप सब जितना रिवीजन करोगे उतना ही आपका जो है अच्छी डिवीजन आएगी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की ओर। क्वेश्चन नंबर 41 हमारा है वियना सम्मेलन कांग्रेस यानी कि वियना सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था। वियना सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था, यानी कि वियना सम्मेलन यानी कांग्रेस के अंतर्गत बोल रहे हैं। वियना सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था। ऑप्शन ए नेपोलियन बोनापार्ट, ऑप्शन बी लुई 18वां, ऑप्शन सी चार्ल्स एल्बर्ट और ऑप्शन डी क्या है मेटरनिक। तो 41 का राइट आंसर क्या होगा 41 का जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि कौन है मेटरनिक जी हैं। कौन है मेटरनिक जी हैं। चलिए वियना सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था मेटरनिक जी थे। चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की ओर। क्वेश्चन नंबर 42 हमारा है मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य क्या था। मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य क्या था। ऑप्शन ए हमारा है गणतंत्र की स्थापना करना, ऑप्शन बी प्रजातंत्र की स्थापना करना, ऑप्शन सी पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना करना और ऑप्शन डी क्या है नेपोलियन की पुनर्स्थापना करना। तो राइट आंसर क्या होगा 42 का जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि हमारा क्या है बाबू पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना करना। तो मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य था कि पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना करना। चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की ओर। तो 43 में कह रहे हैं काउंट काबूर की मृत्यु किस वर्ष हुई थी। काउंट काबूर की मृत्यु किस वर्ष हुई थी। ऑप्शन ए हमारा है 1800 ईस्वी। चलिए ऑप्शन नंबर बी पे आते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा है 1862 ईस्वी, ऑप्शन सी हमारा है 1864 ईस्वी और ऑप्शन डी क्या है 1866 ईस्वी। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा बाबू वो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि क्या है 1862 ईस्वी। तो काउंट काबूर की मृत्यु कब हुई थी बाबू
1862 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1862 ईस्वी, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी है। चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर कितना की ओर, क्वेश्चन नंबर 44 की ओर ना चलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 44 हमारा है, इटली और जर्मनी के एकीकरण का विरोधी कौन था? इटली एवं जर्मनी के एकीकरण का विरोधी कौन था? तो ऑप्शन ए है ऑस्ट्रिया, ऑप्शन बी है फ्रांस, ऑप्शन सी है ब्रिटेन और ऑप्शन डी क्या है? रूस है। तो चलिए 44 का राइट आंसर क्या होगा बाबू? 44 का जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, जो कि हमारा क्या है? ऑस्ट्रिया है। तो इटली और जर्मनी के एकीकरण का विरोधी कौन था? ऑस्ट्रिया था। चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 45 हमारा है, जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष पूर्ण हुआ था? जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष पूर्ण हुआ था? तो ऑप्शन ए है 1866 ईस्वी, ऑप्शन बी है 1864 ईस्वी, ऑप्शन सी है 1870 ईस्वी और ऑप्शन डी क्या है? 1871 ईस्वी। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? 45 का जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि हमारा क्या है? 1871 ईस्वी। जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष पूर्ण हुआ? तो वो हुआ 1871 ईस्वी। अगर हमारा वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक करें। चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की ओर। क्वेश्चन नंबर 46 हमारा है, लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? ऑप्शन ए मेजनी ने, ऑप्शन बी काबूर ने, ऑप्शन सी गेरिबाल्डी ने और ऑप्शन डी क्या है? बिस्मार्क ने। तो 46 का आंसर क्या होगा बाबू? तो 46 का जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि हमारा क्या है? गेरिबाल्डी है। तो लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? तो गेरिबाल्डी ने किया था। चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की ओर। क्वेश्चन नंबर 47 है, जालवेराइन संघ की स्थापना किस वर्ष हुआ? जालवेराइन संघ की स्थापना किस वर्ष हुआ? ऑप्शन ए है 1830 ईस्वी, ऑप्शन बी है 1832 ईस्वी, ऑप्शन सी क्या है? 1834 ईस्वी और ऑप्शन डी क्या है? 1836 ईस्वी। तो 47 का राइट आंसर क्या होगा बाबू? 47 का जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, जो कि क्या है? 1834 ईस्वी। जालवेराइन संघ की स्थापना 1834 ईस्वी में हुआ था। चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 48 हमारा क्या है, गास्टिन की संधि किस वर्ष हुई? गास्टिन की संधि किस वर्ष हुई? ऑप्शन ए 1864 ईस्वी, ऑप्शन बी 1865 ईस्वी, ऑप्शन सी 1866 ईस्वी और ऑप्शन डी क्या है? 1870 ईस्वी। तो 48 का राइट आंसर क्या होगा बाबू? 48 का जो राइट आंसर हमारा निकल के आएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि हमारा क्या है? 1865। तो गास्टिन की संधि 1865 ईस्वी में हुई थी। चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 49 हमारा क्या है, यूरोपीय सभ्यता का पालन किसे कहा जाता है? यूरोपीय सभ्यता का पालना, पुनः क्वेश्चन को रिपीट करें, यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए इटली को, ऑप्शन बी फ्रांस को, ऑप्शन सी इंग्लैंड को और ऑप्शन डी यूनान को। तो 49 का राइट आंसर क्या होगा? 49 का जो राइट आंसर हमारा निकल के आएगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि क्या है? यूनान है। तो यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? यूनान को कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 50 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 50 क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 50 हमारा है, एड्रियानोपुल की संधि किस वर्ष हुई थी? एड्रियानोपुल की संधि किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए 1829 ईस्वी, ऑप्शन बी 1830 ईस्वी, ऑप्शन सी 1831 ईस्वी और ऑप्शन डी हमारा क्या है बाबू?
ऑप्शन डी हमारा है 1832 ईस्वी। तो हमारा जो राइट आंसर निकल के आएगा वो हमारा क्या होंगे, ऑप्शन नंबर ए होंगे। कौन होंगे, ऑप्शन नंबर ए, जो कि क्या है 1829 ईस्वी। तो एड्रियानोपुल की संधि 1829 ईस्वी में हुई थी। चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पे। तो क्वेश्चन नंबर 51 हमारा है, सीडान का युद्ध किनके बीच हुआ था? सीडान का युद्ध किनके बीच हुआ था? ऑप्शन ए ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच, ऑप्शन बी प्रसा डेनमार्क के बीच, ऑप्शन बी सी इटली रोम के बीच, और ऑप्शन डी क्या है, फ्रांस प्रसा के बीच। तो हमारा राइट आंसर क्या निकल के आएगा, वो होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होंगे बाबू, ऑप्शन नंबर डी, जो कि हमारा क्या है, फ्रांस प्रसा। तो सीडान का युद्ध किनके किनके बीच हुआ था? तो फ्रांस एवं प्रसा के बीच हुआ था। चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर कितना 52 की ओर। कितना की ओर, 52 की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 क्या है बाबू? तो क्वेश्चन नंबर 52 हमारा है, किस वर्ष यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया? किस वर्ष यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया? तो ऑप्शन ए है 1830 ईस्वी, ऑप्शन बी है 1832 ईस्वी, ऑप्शन सी है 1834 ईस्वी, और ऑप्शन डी क्या है 1836 ईस्वी। तो 52 का राइट आंसर क्या होगा? 52 का जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि हमारा क्या है 1832 ईस्वी। तो 1832 ईस्वी में यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया गया था। चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की ओर। क्वेश्चन नंबर 53 क्या है, किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? यानी कि किस संधि के द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? ऑप्शन ए डेनमार्क की संधि, ऑप्शन बी गैस्टीन की संधि, और ऑप्शन सी क्या करें प्राग की संधि, और ऑप्शन डी क्या है फ्रैंकफर्ट की संधि। तो 53 का राइट आंसर क्या होगा? 53 का जो राइट आंसर हमारा होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि हमारा क्या है फ्रैंकफर्ट की संधि। तो फ्रैंकफर्ट की संधि के बाद जर्मनी का एकीकरण क्या हुआ था, पूरा हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 54 हमारा है, हंगरी की राजधानी कहाँ है, या हंगरी की राजधानी है ऑप्शन के अकॉर्डिंग? तो ऑप्शन ए है तुर्की, ऑप्शन बी है बुडापेस्ट, और ऑप्शन सी क्या है प्रसा, और ऑप्शन डी क्या है सीडान। तो 54 का राइट क्या होगा आंसर हमारा? 54 का जो राइट आंसर होगा हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि क्या है बुडापेस्ट है। कौन है, बुडापेस्ट है। तो हंगरी की राजधानी कहाँ थी, बुडापेस्ट थी। चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की। तो क्वेश्चन नंबर 55 है, गीजो कहाँ का प्रधानमंत्री था? गीजो कहाँ का प्रधानमंत्री था? ऑप्शन ए प्रसा, ऑप्शन बी तुर्की, ऑप्शन सी फ्रांस, और ऑप्शन डी क्या है सीडान है। तो 55 का राइट आंसर क्या होगा? 55 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि हमारा क्या है फ्रांस है। तो गीजो कहाँ का प्रधानमंत्री था? गीजो फ्रांस का प्रधानमंत्री था। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 56 है, सेडाओ का युद्ध किनके बीच हुआ था? सेडाओ का युद्ध किनके बीच हुआ था? ऑप्शन ए ऑस्ट्रिया एवं सीडान के बीच, ऑप्शन बी ऑस्ट्रिया एवं प्रसा के बीच, ऑप्शन सी सीडान एवं प्रसा के बीच, और ऑप्शन डी क्या है तुर्की एवं मिस्र के बीच। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? 56 का जो राइट आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, जो कि हमारा क्या है ऑस्ट्रिया एवं प्रसा। तो सेडाओ का युद्ध किनके बीच हुआ था? ऑस्ट्रिया एवं प्रसा के बीच हुआ। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। तो आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो हमारा है, ओटो को निम्न में से कहाँ का राजा घोषित किया गया? ओटो को निम्न में से कहाँ का राजा घोषित किया गया? ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी यूनान, और ऑप्शन सी
फ्रांस और ऑप्शन डी क्या है, जर्मनी है। तो बाबू इसका जो राइट आंसर होगा आप सभी हमारे कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिएगा, ठीक है। चलिए आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं, तो मिलेंगे अगले दिन। तो अगर कोई हमारे चैनल पे नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटा का निशान जो है उसको ऑल कर दें। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।